बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम विचार विमर्श देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दर्शकों, जब पृथ्वी पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है। आगे चलकर उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा होती है। फिर बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, अपने जीवन काल में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, वो अपने नाम से, अब अपने गुणों से जाना जाता है। अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने शहर का नाम देश में प्रचलित करता है और उसके कर्मों से वो विदेशों में भी जाना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति का नाम और व्यक्ति के काम से जाना जाता है, उसी प्रकार अगर रोज़मर्रा के जीवन में हम बात करें तो कोई उत्पाद जब हम खरीदने जाते हैं तो उसमें भी उसके गुणों को देखा जाता है। जिस उत्पाद का हम प्रयोग करने जा रहे हैं या जो उत्पाद हम खरीदने जा रहे हैं, उस खरीदते समय हमें मन में एक सवाल आता है कि क्या इसकी प्रामाणिकता क्या है, क्या ये सही है, क्या ये शुद्ध है। इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए भारत सरकार के एक विभाग ने जीआई टैग की व्यवस्था करी, ताकि जो उत्पाद हम खरीद रहे हैं उस उत्पाद की प्रामाणिकता बनी रहे, उस उत्पाद की शुद्धता बनी रहे। जैसे कि हम बाज़ार में जब जाते हैं, अगर हमें नमकीन खरीदनी होती है तो हम बोलते हैं कि बीकानेरी नमकीन चाहिए। अगर किसी को शॉल खरीदनी होती है तो कहता है कश्मीरी शॉल चाहिए। और साथ ही इसी तरीके के हर राज्य के अलग अलग उत्पाद हैं जिससे उनकी पहचान बनती है और जिनको जीआई टैग दिया जाता है। तो ये जीआई टैग क्या है, जीआई टैग कैसे मिलता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और जीआई टैग क्यों दिया जाता है, इसके देने के बाद क्या परिवर्तन आता है, और खेती किसानी के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जैसे तमाम उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है, उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन मिला है, इस पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर राकेश शेंगर जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं, एचओडी एग्री बायोटेक्नोलॉजी ICAR निदेशक ट्रेनिंग प्लेसमेंट से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजीव शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, डिवीज़न ऑफ एग्रोनॉमी IRI न्यू दिल्ली से। और आपको सर जो बिहार का सबसे फेमस उत्पाद है यानी कि मखाना, उसके लिए भी आपकी प्रसिद्धि मानी जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर कुशल यादव जी हमारे साथ, ये PhD होल्डर हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर कुशल जी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि जीआई टैग क्या है, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। जीआई टैग यानी असली की गारंटी, जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग एक प्रतीक है जो किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग उत्पाद की खासियत बताता है। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग बताता है कि कोई विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है या इसे कहां बनाया जाता है। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हों, यानी उनमें वहां की स्थानीय खूबियां मौजूद हों। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। भौगोलिक संकेत का मूल मकसद दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकना है। जीआई टैग के जरिए उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई दूसरा व्यक्ति या संस्थान नहीं करेगी। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है, यानी वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन, पंजीयन और संरक्षण कानून। ये कानून आश्वासन, धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण जीआई टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है, क्योंकि उपभोक्ता मशहूर जगह की असली चीज को अच्छे दामों पर खरीदने में कोई गुरेज नहीं करते। ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। बता दें कि भारत में सबसे पहले 2004-2005 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था।
हाल ही में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुर लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जर्दालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का फायदा ये है कि इसके जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिल जाता है, मतलब बाजार में उसी नाम से दूसरा उत्पाद नहीं लाया जा सकता। साथ ही जीआई टैग किसी भी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, जिस कारण देश के साथ साथ विदेशों में भी उस उत्पाद के लिए आसानी से बाजार मिल जाता है। डॉक्टर राकेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राकेश जी, सबसे पहले जब हम आज बात कर रहे हैं जीआई टैग के बारे में, जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि नाम से परिभाषित किया जाता है, नाम से ही प्रसिद्ध होता है। जीआई टैग क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जीआई जैसे कि नाम से ही है कि जो भौगोलिक संकेत है, भौगोलिक संकेत से मतलब यह है कि किस क्षेत्र का कौन सा उत्पाद ऐसा है जो अपनी यूनिकनेस के कारण जाना जाता है, और जिस क्षेत्र में भी अधिक से अधिक कोई चीज़ प्रसिद्धि पा लेती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसकी यूनिकनेस होती है, तो उस उत्पाद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्यवस्था की है कि उसको जीआई टैगिंग कर दिया जाए, जिसके कारण उस उत्पाद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सके और उसकी पहचान मिल सके, इसलिए जीआई टैगिंग दी जाती है। और भारत सरकार के प्रयास के बाद ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान मार्च महीने तक कम से कम 625 जो उत्पाद हैं भारत के, उनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है। जी डॉक्टर राकेश जी, मैं मूलभूत यही समझना चाहता हूं कि जीआई टैग की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जीआई टैग से अगर देखा जाए तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, बेसिकली इसकी आवश्यकता क्या चीज़ की है? जीआई टैगिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कई कंपनियां ऐसी थीं जो कि डुप्लीकेट उत्पाद को बनाकर उस पर लिख देते थे कि ये चीज़ हमारे यहाँ से उत्पादित की जाती है और इसकी बिक्री की जाती है। उसको रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई कि जहाँ पर जिस लोकेलिटी में ये उत्पाद बनता है वहीं के लोगों को इसकी जीआई टैगिंग की मान्यता दी जाए, उसको जीआई टैग दिया जाए, जिससे कि इसमें मिलावट ना हो सके और जो दूसरे लोग हैं उस उत्पाद को आसानी से बेच ना सके। तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि उस लोकल सोसाइटी के लोग जहां पर भी कोई उत्पाद बनता है जिसकी यूनिकनेस है और उसकी पहचान पूरे भारतवर्ष में थी पहले से ही, उसका इतिहास एक अलग इतिहास था, उस इतिहास को देखते हुए, उसके करैक्टर को देखते हुए, उसकी जो गुणवत्ता है उसकी पहचान करते हुए एक व्यवस्था की गई भारत सरकार ने कि इसमें कोई चोरी ना हो सके, कोई दूसरे लोग इसको पैकेजिंग करके इसको बेच ना सकें। तो इसलिए इसकी व्यवस्था की गई कि जीआई टैग दे दिया जाएगा, उसको एक स्पेशल लोगो दे दिया जाएगा, तो वो उत्पाद सीधा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सकता है और जो लोकल पब्लिक है वहाँ की, उसको इसका सीधा लाभ मिल सकता है। जी, डॉक्टर कुशल यादव जी का मैं रुख करता हूं। डॉक्टर कुशल यादव जी, डॉक्टर राकेश जी ने बताया कि जो वहाँ की लोकल पब्लिक है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जीआई टैग की व्यवस्था को लाया गया है। आप इन बातों से कितना सहमत हैं, और अगर आपके शब्दों में देखा जाए तो जीआई टैग से आप क्या मतलब समझते हैं? देखिए सर, जैसा सर ने बताया बहुत अच्छा था कि जो हमारे एक एरिया में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रोडक्ट है और उसमें जो अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उससे एक अलग पहचान मिल जाती है और एक श्योरिटी हो जाती है, हमारी सुरक्षा रहती है कि हमारा कोई डुप्लीकेट नहीं जाएगा। तो अगर हमारे जैसे हमारे यहाँ फिरोजाबाद में डिस्ट्रिक्ट में चूड़ियों के लिए जीआई टैग मिला है तो एक बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे उसको काम किया जा रहा है और इसके लिए जो हमारे काम करने वाले लोग हैं जो इसके बिजनेस में लगे हुए हैं, इनके लिए बहुत मदद है सर। ये वास्तविक बहुत अच्छा कदम है ये सरकार का। जी, तो कुशल जी, मान के ये चलें कि जीआई टैग मिलने का मतलब ये होता है कि नकल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि उसकी नकल ना की जा सके, या इसके अलावा कुछ और मतलब निकाला जाए? जी सर, बिल्कुल सरकार का यही प्रयास है कि जहां तक जो हमारे डुप्लीकेट सामान मार्केट में बहुत ज्यादातर मिल जाते हैं, ज्यादातर शिकायतें आती रहती हैं कि कई जगह जांच में पता चलता है ये डुप्लीकेट था। इससे कहीं ना कहीं डुप्लीकेट को रोकने के लिए सरकार इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। जी,
डॉक्टर राजीव जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव जी, आप मखाने के विशेषज्ञ के रूप में हैं। हम देखते हैं कि मखाने को भी जीआई टैग मिला हुआ है। मखाने को जीआई टैग मिला हुआ और मखाने के जीआई टैग मिलने के बाद क्या क्या फ़ायदे हुए इसके बारे में आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बता दीजिए कि मखाने की खेती को लेकर और मखाने के अंदर ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिसका बहुत ध्यान रखना चाहिए या फिर जिसके इस्तेमाल से यहाँ पर कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मखाना की खेती, जैसे इसका जीआई टैग मिला हुआ है मिथिला मखाना के नाम से, और 2022 में अप्रैल में जो है मिथिला के लोगों ने ये इसको टैग करवाया कि जिससे इसकी डुप्लीकेसी ना हो। जैसे दूसरे वैज्ञानिकों ने भी बताया कि भाई एक चीज़ की पहचान अपने देश के स्तर पर और विदेश के स्तर पर पहचान देने के लिए जीआई टैग को निर्धारित किया गया है। और मखाना का जीआई टैग मिलने के साथ साथ जैसे आपने बताया कि इसकी पोषकता बहुत ज़्यादा है, इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है मखाना को आजकल सुबह सुबह लेते हैं। तो मखाना के अंदर सबसे पहले ये इसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, गोर्गन नट भी बोलते हैं, फॉक्स नट भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो मात्रा है, अब आप देखेंगे फैट सबसे कम है, 0.1% फैट है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 76% है, और जो है प्रोटीन 10% है, और फाइबर 16% है। और इसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, इनकी मात्रा भी इसमें काफ़ी है। और हेल्थ में जिसको विशेषकर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या दूसरी बीमारियां हैं, उसके लिए सुबह सुबह इसका सेवन करने से उनके काफ़ी स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होने से इसकी डिमांड भी विशेषकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत बढ़ गई है जी। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद भी जो हम सोचते हैं कि इसको जो लेवल मिलना चाहिए था, जो पहचान मिलनी चाहिए थी देश या विदेशों में, जो एक्सपोर्ट इसका होना चाहिए था, वो उस तरह पे हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं जी। तो इसके कई कारण हैं। जैसा कि आपने पहले बताया कि भाई मिथिला के अंदर जैसे नॉर्थ बिहार है, दरभंगा है, मधुबनी है, सहरसा, सुपौल है, और ये सीतामढ़ी है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ बिहार में है, कटिहार है, पूर्णिया है। यहाँ मखाना की खेती काफ़ी पारंपरिक तरीके से तालाबों में की जाती है। तालाबों से अब खेतों में भी की जानी शुरू हो गई है। तो अब उसमें काफ़ी तकनीकियों का विकास हमारे आईसीआर के संस्थानों ने, जैसे रिसर्च सेंटर मखाना दरभंगा है, साबौर में है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी काफ़ी काम मखाना किया जा रहा है। तो अब काफ़ी स्तर पर विकास मखाना का किया जा रहा है जी। डॉक्टर राजीव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जीआई टैग मिलने से पहले क्या मखाने की स्थिति थी? क्या मखाने की डिमांड उतनी ही थी? जैसे आप बता रहे हैं कि जीआई टैग मिलने के बाद ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, तो क्या जीआई टैग मिलने से पहले भी मखाने की डिमांड उतनी ही थी जितनी आज है? नहीं, जीआई टैग से क्या है कि एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है कि भाई मखाना का जो ओरिजिन है, जो उसका फैलाव है, जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और जो उसको कुशलता जो है जो वहाँ के लोगों में, अगर आप मखाना आप नॉर्थ के किसी दूसरे राज्य में ग्रो करेंगे तो वहाँ के जो आदमी हैं जो मखाना का बीज निकालते हैं, जो उनका लावा बनाते हैं, वो इतने कुशल नहीं होंगे, उनको ट्रेनिंग चाहिए होगी। लेकिन बिहार में ये पारंपरिक तरीके से काफ़ी सदियों से लोग इसको उगाते हैं, और कमर्शियल लेवल पर जो कल्टीवेशन मखाना का होता है हमारे देश में, वो केवल हमारे ही देश में होता है, और हमारे देश में केवल बिहार में ही होता है। और बिहार का भी विशेषकर मैं कहूँ तो नॉर्थ बिहार, देखिए कितना कन्फाइनमेंट है। इसलिए मिथिला के लोगों ने इसको जीआई टैग के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया और जीआई टैग मिला। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद भी बहुत सारी कुछ सरकारी स्तर पर, कुछ राज्य स्तर पर, और कुछ किसानों के लेवल पर कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से ये जिसको इतना आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाया जी। उसके लिए हमको, किसानों को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास करने पड़ेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राकेश जी, जैसे सर ने बताया कि मखाना को लेकर मिथिला के लोगों को जीआई टैग मिला हुआ है, और एक ओरिजिनलिटी की अगर बात की जाए तो ओरिजिनलिटी जो मखाने की है वो बिहार से आती है जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जीआई टैग मिलने के बाद फ़र्क क्या पड़ता है? किसी का उत्पाद कुछ भी हो, अगर उसको जीआई टैग मिल जाएगा तो उसके बाद फ़र्क क्या पड़ेगा? यदि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है
तो उसकी एक यूनिकनेस बढ़ती है, उसकी पहचान बढ़ती है, क्योंकि जीआई टैग तभी प्राप्त होगा जब उसके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर होंगे, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होगा और उसका एक इतिहास होगा। जब ये सब चीज़ें शामिल होंगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी जीआई टैग हैं तो उसके अंदर जब उसको ये प्राप्त हो जाता है किसी भी किसान भाई को अपने प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग, क्योंकि इसके लिए एक संगठन काम करता है, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, वो अप्लाई करते हैं और उस पूरे क्षेत्र का वो प्रोडक्ट हो जाता है, इसलिए उसकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। तो जीआई टैग लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कहीं भी कोई भी उत्पाद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जीआई टैग नहीं प्राप्त किया है तो उनको संगठित होकर कोशिश करना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट का जीआई टैग प्राप्त करें, जिससे उसकी मांग काफ़ी बढ़ सके। जी, आपने कहा कि क्षेत्र की पहचान बन जाता है जी। तो क्या सिर्फ ये जीआई टैग मिलने से एक उत्पाद को विशेष रूप में पहचान मिलती है, लेकिन क्षेत्र को तो पहचान मिलती है, साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कितना योगदान साबित करता है ये जीआई टैग? जी, जीआई टैग जब किसी भी प्रोडक्ट को प्राप्त होता है तो उसके साथ साथ जिस क्षेत्र का वो प्रोडक्ट है उसको तो पहचान मिलती है, साथ में उस उत्पाद को भी पहचान मिलती है और वहाँ के जब जो किसान है या कोई संगठन है उसकी आय में काफ़ी वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे उसके प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। जब आय में बढ़ोतरी होगी तो जो खुशहाली आएगी और उन किसानों को इसका फ़ायदा होगा। तो आप सभी को प्रयास करना चाहिए कि अभी भारत सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं उनके तहत अपने जो भी प्रोडक्ट हैं जिसमें कोई भी यूनिकनेस है, कोई भी करैक्टर ऐसे अच्छे हैं और उनको उनके जो पेपर्स हैं उनको सबको डॉक्यूमेंटेशन करके आपको जीआई टैग लेने का प्रयास करना चाहिए। जी, डॉक्टर सेंगर जी, रिसर्च करते समय मुझे मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा स्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जीआई टैग कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 75 उत्पाद ऐसे हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है। जी, मौजूदा स्थिति में भारत की अगर बात की जाए तो भारत के जीआई टैग के अंदर क्या स्थिति है, और विश्व स्तर पर बात की जाए तो व्यापार संगठन का कितना असर, व्यापार स्तर पर अगर देखा जाए तो जीआई टैग क्या भूमिका निभाता है? जीआई टैग में लगातार भारत में बढ़ोतरी हो रही है और अभी तक पूरे भारतवर्ष में 635 प्रोडक्ट का जो जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और उत्तर प्रदेश ने भी विगत कुछ वर्षों से लगातार इसमें प्रयास किए हैं और जिसका सुखद परिणाम प्राप्त हुआ है। जो 75 प्रोडक्ट हैं उनका जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। खास तौर से मैं बासमती चावल की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बासमती चावल के लिए जीआई टैगिंग को प्राप्त किया जा सका है, जिसके कारण जो बासमती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बासमती भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एक्सपोर्ट की जा रही है, जिससे भारत की आय में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार से जैसे इलाहाबादी अमरूद है, उसका भी अपना एक गुण है, कैरेक्टर है, उस लक्षण के कारण वो अपनी एक पहचान बनाए हुए है और उसकी जब से जीआई टैग मिला है उसकी मांग भी बढ़ी है और वहाँ के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। जी, डॉक्टर कुशल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुशल जी, बात यहाँ निर्यात की कर रहे हैं, जैसे बासमती चावल का जिक्र किया गया, इलाहाबादी अमरूद का बात किया गया, तो निर्यात पर कितना असर पड़ता है और निर्यात होने से जो भारत की छवि है वो भी बदल रही है, लेकिन क्या किसान को उस निर्यात का असर या उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसकी आय में बढ़ोतरी उस लेवल पर देखी जा रही है जीआई टैग मिलने के बाद? जी सर जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक जो हमारे जीआई टैग मिलने से एक हमारे उत्पाद को पहचान मिलती है एक और एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या होता है सर, किसान की इनकम जो डबल होती है, इसके सबसे बड़ी बात है कि जो उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाती है जीआई टैग मिलने से। जब जीआई टैग मिलने से जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसका जो उचित मूल्य है उससे अच्छा मिल जाता है और ये तो होता ही है। साथ में जीआई टैग का ये है कि जितना भी हमारा उत्पादन होता है तो लोग वहाँ के जो व्यवसायी होते हैं तो उनको कहीं दूर या कहीं रिसर्च नहीं करना पड़ता मुझे प्रोडक्ट कहाँ मिलना है। जिन लोगों के जीआई टैग हैं वो अपना जाते हैं और सर्च करते हैं, पता करते हैं और तो वहां से उसको परचेज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि किसान को एक मार्केट मिल जाता है इसके माध्यम से। जब मार्केट मिल जाता है तो उसे ऑटोमेटिक उसके जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, जो भी वो एग्रीकल्चर का जो भी सेक्टर है, जो प्रोसेसिंग वगैरह से अपना कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, फ्यूज वगैरह हैं,
तो उनको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। बिल्कुल वाजिब है कि इसमें जो फार्मर्स है उनकी इनकम डबल हो रही है। जो एक सरकार की मंशा थी फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, तो उसके जो पूरा कवर इसको कर रहा है, जीआई टैग से पहचान मिल रही है। जी डॉक्टर कुशल जी, अगर कोई संगठन है या कोई किसानों का संगठन या किसानों का कोई उत्पाद है, अगर उसको वो चाहते हैं कि हमें जीआई टैग मिल जाए, उसके लिए वो क्या प्रक्रिया अपनाएं? सबसे बड़ा तो बात ये कि जब ये संगठन तैयार हो जाता है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो इसे सबसे पहले तो इसे आवेदन करना पड़ता है। जी। जो जीआई टैग के लिए सबसे पहले वो करेगा आवेदन। जी। टैग मिलता कैसे हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें इससे ध्यान रखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। तो दूसरा, उसे अप्लाई कहाँ करना होता है, तो इसके लिए एक पेटेंट या डिजाइन या व्यापार चिन्ह जो भी नियंत्रक उसका होता है, वो सारा डिटेल कंप्लीट करके वो अप्लाई करता है गवर्नमेंट वेबसाइट जियो टैगिंग पे जाके। और ये जो टैग है वो 10 साल के लिए मिल जाता है। जब एक बार उसको अप्लाई कर देता है, अप्रूव मिल जाता है उसको अपने टैग के लिए, तो वो 10 साल तक वो टैग काम करता है। तो लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं, अच्छा है। जी। और जैसे आपने बताया कि 10 साल की एक पीरियड होता है, 10 साल के लिए वो मिलता है, लेकिन 10 साल के बाद आगे की क्या स्थिति रहेगी उस उत्पाद की? तो सर दोबारा से उसको रिन्यूअल किया जा सकता है। 10 साल तक आपको जब मिल जाता है, तो जब 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। रिन्यूअल के लिए जो भी कंडीशंस होंगी उनको आप कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से उस टैग को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। रिन्यूअल की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी बता सकते हैं आप? रिन्यूअल के लिए सर सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाके हमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल्स चाहिए होती है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले इसके लिए पेटेंट, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है उसका पेटेंट, डिजाइन या व्यापार चिन्ह जो भी है, उसको ऑफिस में अप्लाई करते हैं। जहाँ आपकी पेटेंट का जो ऑफिस है वहाँ अप्लाई करते हैं। इस संस्था का क्या हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके बाद जो आवेदन जांच करती है वो संस्था, इसको आवेदन आप करेंगे, उसके बाद संस्था उसकी जांच करेगी। इससे संबंधित उत्पाद आवेदक अगर कहीं भी कोई दावा सही पूरा निकलता है तो इसे अप्रूव करके आपको जियो टैग दे देती है। इसके लिए पहले पेटेंट का होता है। जी। डॉक्टर राजीव जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव जी, आपसे जानना चाहते हैं मखाने के बारे में। जिन क्षेत्रों में वहाँ पर मैथिली की बात कर रहे थे हम, मैथिली मखाना के नाम से जीआई टैग मिला हुआ है, वहाँ के किसानों में के जीवन में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? क्या मखाना उस लेवल पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है? क्या उतनी बढ़ोतरी आय में किसानों के वहाँ आप देख पा रहे हैं? देखिए, मखाना की जो खेती है, पहले जैसे मैंने पहले ही बताया, पारंपरिक तरीके से तालाबों में की जाती थी। अब तालाबों से लोग खेतों में कर रहे हैं, क्योंकि तालाबों के अंदर मखाना की खेती करीब 8-9 महीने 10 महीने लग जाते थे और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और तालाब के अंदर जो आय थी वो भी कम होती थी मखाना के उत्पादन से। तो अब जो लोग है खेत में कर रहे हैं और थोड़ा सा कुछ वैरायटीज़ जो हैं, जैसे हमने रिसर्च सेंटर मखाना दरभंगा में थे तो उस टाइम एक शरण वैरायटी रिलीज़ की थी। वो उसके बाद बिहार एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने साबौर ने भी एक साबौर मखाना 1 विकसित की है। इन वैरायटियों के किसान बीज ले करके अगर खेतों में लगाते हैं तो उनका उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। अब रही बात तालाब में जो पैदावार करता है किसान, उसमें तालाब में 8-9 फीट पानी होता है और 8-9 फीट पानी के अंदर जो दिसंबर में 80 किलो बीज डालना पड़ता है। अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो लगभग 80 किलो बीज उसमें डालना पड़ता है। और फरवरी के महीने या मार्च के महीने में उसमें जो है मखाना के पौधे निकलते हैं। उसमें तालाब में गहरा पानी होता है और उसके में क्या है, हम एक ही तालाब में मखाना की खेती ले सकते हैं या सिंगाड़ा ले सकते हैं या मछली ले सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन तालाब में संभव है। लेकिन खेत के अंदर जो है हम एक ही साल में 3 फसल ले सकते हैं। तो टोटल जो आय है किसान की एक हेक्टेयर से खेत में मखाना लगाने से वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए मखाना की खेती अगर खेत में करेंगे तो किसान को पानी की भी कम आवश्यकता पड़ेगी, उत्पादन भी उनका बढ़ेगा। मतलब ये मानिए 24 से 25 क्विंटल तक जो है मखाना जो है आप खेत में से 1 हेक्टेयर से ले सकते हैं मखाना का बीज का उत्पादन। जबकि तालाब में ये 16 से 18 या 14 से 18 क्विंटल के बीच में ही रह जाता है। तो देखिए करीब लगभग 10 क्विंटल का फर्क जो है खेत में हो जाता है और फसल 4 से 5 महीने की हो जाती है खेत के अंदर, जबकि तालाब में ये 9-10 महीने की होती है।
और खेत में आपने जैसे मखाना लगाया, मखाना पहले जो तरीका है उसमें बताता हूँ किस तरीके से 5 महीने में इसकी तैयार हो जाती है। दिसंबर में जो है 20 किलो बीज से 500 वर्ग मीटर की नर्सरी रोक तैयार करते हैं और उसमें 20 किलो बीज डाल देते हैं। दिसंबर के महीने में डाल दीजिए बीज और आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के एंड में जो है आपकी इसकी सीडलिंग जो है तैयार हो जाएंगी। उनको जो आप मेन खेत में 1 फुट पानी रख करके मेडों में 2.5 फुट के आसपास मेड थोड़ी बनाओ 2 फुट की, जिससे पानी इधर से उधर ना जाए। तो उसमें पडलिंग कर करके रुपाई करें। रुपाई करने के बाद जो है 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी एक पौधे से एक पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई रखेंगे। और तो उनकी जो फसल है लगभग जुलाई अगस्त के महीने में वो तैयार हो जाएगी। अगस्त के महीने में किसान या सितंबर के फर्स्ट वीक में उसका बीज जो है तैयार हो जाता है, बीज गिर जाता है खेत में जी। तो ये इतने पीरियड में जब अगस्त में आपने बीज निकाल लिया सितंबर के अगस्त के एंड तक, अब आप क्या कर सकते हो, धान की खेती भी कर सकते हो क्योंकि पानी तो आपका है ही उसमें। पानी तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है जी। पानी, हाँ, लेट वैरायटी धान की जो है आपको लगानी पड़ेगी जी। लेट वैरायटी लगाओ या सिंगाड़ा लगाओ, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर सिंगाड़ा नहीं लगाना है, धान लेना है तो धान ले लीजिए। धान की फसल आपकी नवंबर दिसंबर तक कट जाएगी। हाँ, दिसंबर में वो पानी आप निकाल दो जो धान में था और उसमें जो है आप गेहूं की लेट वैरायटी का सोइंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब 3 फसल आप एक खेत में ले सकते हैं। मखाना भी लिया, धान भी लिया, गेहूं भी लिया। अगर धान गेहूं नहीं लेना चाहते किसान भाई तो मखाना के साथ सिंगाड़ा ले लो। मखाना के साथ जो है आपका बरसम, क्योंकि फोडर की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। बरसम एक बहुत अच्छा पैलेटेबल फोडर है अपने लाइव स्टॉक के लिए, तो बरसम भी ले सकते हैं। तो सिंगाड़ा के साथ अगर नहीं लेना चाहे तो बरसम ले लो। मखाना बरसम, मखाना सिंगाड़ा और मखाना धान और गेहूँ, ये 3 क्रॉपिंग सिस्टम जो है काफ़ी प्रचलित हैं बिहार में मखाना के साथ। तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा प्रति इकाई जो है 1 हेक्टर से, और जो किसान जो हैं तालाबों में अपना मछली पालन कर सकते हैं। तालाबों में से मखाना जो है आप खेतों में ला सकते हैं। इस तरीके से किसानों की आय भी बढ़ेगी पर हेक्टर, और जो है जब आय बढ़ेगी तो किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। बिल्कुल, किसान खुशहाल होगा, किसान प्रगतिशील होगा तो देश भी प्रगतिशील होगा और आगे बढ़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं आप। जीआई टैग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जीआई टैग क्या है, कितना महत्वपूर्ण है और जीआई टैग मिलने के बाद भारत के नक्शे पे उस क्षेत्र को कैसे एक अलग पहचान मिलती है, इसके बारे में है। हमारे जो खास एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में मौजूद, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर सेंगर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सेंगर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी उत्पाद का कोई संगठन है, अगर वो आवेदन करना चाहता है तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, कितने दिन लगते हैं, क्या इसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है सरकार द्वारा? जी, जब कभी भी आप जीआई टैगिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक संगठन तैयार करें या कोई सोसाइटी बना ले। अब ज़्यादातर सरकार ने एफपीओज बना दिए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत इस बात की होती है कि जो भी प्रोडक्ट को आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी यूनिकनेस को लिखना होगा, और जो भी आप संगठन बना रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ किसान हैं जो इसका उत्पादन करते हैं जी, उसकी लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, उसकी भौतिक जो दशा है वो क्या है, इन सब के आपको पेपर तैयार करने पड़ेंगे। साथ साथ जो संगठन बनाएंगे उनकी लिस्ट भी आपको लगानी पड़ेगी, और जो उत्पाद आप पेटेंट कराने के लिए या फिर जीआई टैगिंग के लिए भेज रहे हैं तो
उस जीआई टैगिंग के लिए उसकी गुणवत्ता को भी लिखना पड़ेगा। जब आप इन पेपरों को तैयार कर लेंगे तो आप जो चेन्नई में इसका ऑफिस है कंट्रोलर का, उसके यहाँ आप इसको भेजेंगे। तो जब भेजेंगे तो उसको आपको ध्यान में रखना, जब पहली बार आप अप्लाई करेंगे तो कम से कम 1 महीने के अंदर उनको वो चेक करते हैं। यदि आपके किसी भी कागज़ में कोई कमी रह जाती है तो वो आपको वापस भेजते हैं। जिन चीज़ों की कमी वो बताते हैं उनकी आपको पूर्ति करनी होगी। आप उसको 2 महीने के अंदर यदि सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त हो जाएगा। तो एप्लीकेशन भेजते समय आप ये ध्यान रखें कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें, उनकी वेबसाइट पे जाके उसको देखते रहें और जो भी उसमें आपके ऑब्जेक्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको दूर करके, उनका निदान करके उसको सबमिट करें। यदि आपका जो फॉर्म भरा गया है वो फॉर्म में जो कंट्रोलर है उसके अनुसार नहीं है, उसमें ज़्यादा कमियां रहेंगी तो आपको जीआई टैगिंग नहीं मिल सकेगा। इसके लिए जो फीस है निर्धारित की गई है उस फीस को आप ऑनलाइन ही जमा कर देंगे, लेकिन आपको कम से कम 3 और 4 महीने के अंदर यदि आप रेगुलर उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको जीआई टैग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए आप वेबसाइट को देखते रहेंगे, जो आपत्तियां आपको आती हैं उनका जवाब देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको समय पर जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा। जी डॉक्टर सेंगर जी, आपने कहा कि अप्लाई करते वक्त उसकी यूनिकनेस के बारे में बताना होगा, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना होगा। जो किसान भाई हमें देख रहे हैं या कोई संगठन हमें देख रहा है तो जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि यूनिकनेस को कैसे लिखा जाए और भौगोलिक स्थिति को कैसे डिस्क्राइब किया जाए। क्या उसकी चौड़ाई लंबाई बतानी है या फिर क्षेत्र का नाम बताना है, क्या जानकारियाँ देनी है? आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो कहाँ पर स्थित है, उसकी क्या खास बातें हैं, किस जिले में है, किस गांव में है, किस प्रदेश में है और उसमें वहाँ तापमान कितना रहता है, जलवायु का क्या ट्रेंड है, इन सब बातों को उसमें लिखना होगा। साथ साथ जो आपका उत्पाद कोई ऐतिहासिक है, बहुत पुराना चला आ रहा है, उसको अभी तक कहीं जीआई टैग के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं, उस पहचान की जो गुणवत्ता है उनको आपको जांच कराने के उपरांत कुछ साइंटिस्टों से मिलने के उपरांत आपको उसको लिखना है। इसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक जिले में स्थित हैं। आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र के यदि प्रभारी से मिलते हैं जाके और उससे कहते हैं कि हम अपने इन उत्पादों का जीआई टैग लेना चाहते हैं तो आपकी वो पूरी मदद करेंगे, क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिक इसमें एक्सपर्ट होते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उन वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर आप अपनी एप्लीकेशन को दिखाकर सबमिट कर सकते हैं। निश्चित रूप से यदि आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो उसको जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा। जी सिंगर जी, इसमें एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। क्या सरकार द्वारा या जो विभाग इस चीज़ को मान्यता देता है उसके कुछ मानक हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट जो आपके उत्पाद हैं वो इस मानकों पर खरे उतरने चाहिए तभी आपको जीआई टैग मिलेगा, या कोई भी उत्पाद को आप जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी उत्पाद ऐसा है जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, मानक नहीं, गुणवत्ता होनी चाहिए और वो ऐतिहासिक होना चाहिए, जो अपने एक जो भौगोलिक एरिया है उसमें एक पहचान बनाए हुए है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी अभी तक जीआई टैगिंग नहीं हुई है, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, वो उत्पाद बहुत पहचाने जाते हैं। तो उन सब को करेक्टर्स को आपको इकट्ठा करने, आपको प्रोड्यूस करना है। यदि उसमें कोई कमी होगी तो रजिस्ट्रार आपको वापस करेंगे, उसमें आपत्ति लगाएंगे। यदि उन आपत्तियों को आप निदान कर देते हैं तो आपको जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा। जी, और लगभग कितने दिन का ये पूरा पीरियड होता है अप्लाई करने से, आवेदन करने से लेकर और जीआई टैग मिलने तक के पूरे इस प्रोसेस में कितने दिन का समय लगभग लग जाता है? कम से कम 3 या 4 महीने का समय लग जाता है, यदि आप प्रॉपर जो भी आपत्तियां आती हैं उनका जवाब दे देते हैं तो। जी, और ये आपत्तियां किस प्रकार की होती हैं डॉक्टर सेंगर जी? यदि कोई डॉक्यूमेंट कमी है, लिस्ट में कोई कमी है, यदि आपने गुणवत्ता के जो करेक्टर लिखे हुए हैं उसको लिखने में कोई दिक्कत है, आपको फॉर्म भरते समय कोई गलतियां हो गई हैं तो उसको वो चेक करते हैं। यदि कहीं भी कोई गलती नज़र आती है तो वो आपको मेल के माध्यम से सूचित करेंगे और उसके डॉक्यूमेंट को यदि कोई कम रह गया है तो वो मांगते हैं। आप उसको अपने स्तर से यदि मेल कर देते हैं उनको तो वो उसका निदान कर देते हैं। जी, और बात यहाँ पर जैसे अभी डॉक्टर कुशल जी ने एक बात का जिक्र किया था कि लोगो का इसमें बनाया जाता है, जो उसका लोगो बनाया जाता है, क्या वो जो संगठन है जो उस उत्पाद को जीआई टैग के लिए आवेदन कर रहा है उस लोगो को वो खुद डिसाइड करते हैं या जो विभाग उस चीज़ को देख रहा है वो उनको वो जो है लोगो या चिन्ह जो उसको प्राप्त करवाता है?
जो चिन्ह है, लोगो है, जो संगठन है, वो ही अपना एक चिन्ह बनाकर उनको दे सकता है। और जो भी चिन्ह है वो ये देख के करें कि उसमें उसकी यूनिकनेस नज़र आनी चाहिए। केवल जो सोसाइटी है वो केवल ये देखती है या रजिस्ट्रार ये देखता है कि ये किसी को चिन्ह पहले से अलॉटेड तो नहीं है। यदि वो किसी को दे रखा होगा तो उसको वो मान्यता नहीं देगा। यदि वो यूनिक होगा, अलग होगा, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी, तो उस चिन्ह को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। जी, डॉक्टर राजीव जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव जी, आप इतने समय से मखाने के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। तमाम ऐसे किसानों को आपने मदद की है कि मखाने में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उत्पादन को बेहतर किया जाए। क्या अब तक कोई ऐसा किसान अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए पहुंचा कि मुझे जीआई टैग के लिए आवेदन करना है, या फिर जीआई टैग के ज़रिए मैं मखाने की खेती को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, व्यापार के रूप में मखाने को लेना चाहता हूँ? नहीं, देखो, जीआई टैग तो ऑलरेडी मखाना मिथिला का एक ड्राई फ्रूट है, उसको ऑलरेडी मिली हुई है। तो दोबारा तो उस क्षेत्र के लिए कोई दूसरा जीआई टैग नहीं मिल सकता। वनस्पति उसकी कोई डिफरेंस, उसमें स्पेशल डिफरेंस ना हो, कोई विशेष अंतर हो या विशेष टेस्ट में अंतर हो, कोई या न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ अलग हो, वो तब होता है। लेकिन जीआई टैग जब मिला हुआ है अप्रैल 2022 में, तो उसके बाद उस मिथिला की ये पहचान ही है मखाना की। हाँ, लेकिन किसान भाई जो मिथिला के हैं, वहाँ जैसा कि पहले आप चर्चा हुई कि भाई किसानों को कुछ और इस मखाना को फैलाने के लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे उस मखाना का प्रोडक्शन बढ़े और उनकी जो लिवलीहुड का, जो फूड सिक्योरिटी का वो है, उनको थोड़े समय कुछ ताकत मिले। जैसे किसान भाई वहाँ खेतों में करते हैं। अब जैसे बिहार गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं कि जो किसान भाई मखाना तालाब में उगाएगा उसको कुछ सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी 1300-400 रुपये, 13,400 रुपये मिलती है 1 हेक्टेयर में, अगर कोई किसान मखाना लगाता है। अगर कोई किसान जो है खेत में मखाना लगाता है 1 हेक्टेयर में, तो उसको 16,000 रुपये के आसपास की सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट देती है। उसी स्तर पर किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज़ को अगर प्रमोट करना है तो कुछ इनिशिएटिव अगर किसानों को मिलते हैं या कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनकी फॉर्म होती है, उनको जैसा कि मखाना का एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो काफ़ी कम है। 1% लगभग मखाना का टोटल प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट किया जाता है। और उसमें कुछ ही इंडस्ट्रीज जो हैं इन्वॉल्व हैं, जैसे शक्तिशुदा इंडस्ट्री है पटना की, वही एक्सपोर्ट करती है। अगर किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो नेचुरली किसानों को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा, और किसानों को जब आय उनकी बढ़ेगी तो नेचुरली उस क्षेत्र का भी विकास होगा। तो कई ऐसे पहलू हैं किसानों के लिए जो उनको जैसे एलोकेशन ऑफ एचएस कोड है, उसको मिलने से जो है किसानों को एक्सपोर्ट करने में मखाना में काफ़ी सुविधा रहती है। एमएस टैग, एचएस टैग जो है वो नहीं मखाना को मिला है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात यह है कि किसानों को जो है अगर सपोर्ट मिले, उनका डेवलपमेंट हो, उनको टेक्नोलॉजी बताई जाए इन क्लस्टर अप्रोच। हम किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी क्षेत्र में विकास करते हैं या उसका एक्सपेंशन करते हैं, उसका क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वर्टिकल एक्सपेंशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ज़्यादा क्षेत्र में उसकी फसल की खेती की जाए, और वर्टिकल ये है कि जैसे वैरायटी हमने अच्छी दी तो जिसकी पैदावार, जैसे मैंने बताया तालाब के अंदर 16 क्विंटल थी, और जब हमने वैरायटी दी तो उसकी 26 क्विंटल होगी प्रति हेक्टर। तो वर्टिकल एक्सपेंशन हम उस तरीके से कर सकते हैं टेक्नोलॉजी देके। अब जैसे मखाना की खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हार्वेस्टिंग मखाना की और प्रोसेसिंग इतनी पेन्सटेकिंग टास्क है, इतनी टीडियस है, इतना शरीर को इतना कष्ट होता है कि उसकी हार्वेस्टिंग में काफ़ी दिन लग जाते हैं। किसानों को 8-8 घंटे पानी में बैठ कर के बीज इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए हार्वेस्टिंग का कुछ मैकेनाइजेशन हो जाए, और प्रोसेसिंग में अधिकतर मखाना जो है मैनुअली फोड़ा जाता है। लावा जब बनाया जाता है मखाना से, तो अगर 2.5 किलो सीड होगा मखाना का, तो उसमें से 1 किलो लावा आपको मिलेगा। जी, मतलब
40% कन्वर्जन रेट है इसका। अगर आपके पास 100 क्विंटल सीड है तो उसमें से 2.5% 40% ही आपका लावा मिलेगा। लावा जो समझते हैं, जो हम पॉप्ड मखाना जिसको बोलते हैं उसको लावा बोलते हैं, जो हम बाज़ार में लेते हैं उसको पॉप्ड मखाना बोलते हैं। तो उस तरीके से प्रोसेसिंग में भी काफ़ी मैकेनाइजेशन की आवश्यकता है। एक पॉपिंग मशीन हमारे ICR इंस्टीट्यूट सिफेट ने लुधियाना में डेवलप की थी, उससे भी पॉपिंग जो करने में जो मैनुअली जो मखाना फोड़ा जाता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी कष्ट होता है और रिकवरी भी काफ़ी कम होती है। तो मैकेनाइजेशन होने से चाहे वो प्रोसेसिंग में हो, चाहे हार्वेस्टिंग में हो, चाहे सीड ग्रेडिंग में हो, तो इन तीनों में अगर मैकेनाइजेशन थोड़ा और एडवांस हो जाएगा तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, उनका टाइम भी कम बर्बाद होगा, उनको कष्ट भी कम होगा। तो ये कई पहलू ऐसे हैं जिन पे राज्य सरकार को, किसानों को, भारत सरकार को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मखाना केवल बिहार में ही नहीं उगाया जाएगा, देश के कई भागों में मखाना उगाया जा सकता है। जी, डॉक्टर कुशल जी का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुशल जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में GI टैग किस तरीके की भूमिका निभाता है और क्या प्रक्रियाएं रहती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थाओं में GI टैग की? जी सर, इसमें क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चरल जो हमारा है उसको GI टैग से एक अलग ही पहचान मिली है। देश में एक विदेश में अपना जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान बनाने के लिए GI टैग लेना बहुत जरूरी था, जिसमें क्या होता है GI टैग जिस भी प्रोडक्ट को मिल जाता है लोगों को उसके प्रति विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है कि हाँ इस चीज में कोई भी किसी भी तरीके से मिक्सिंग नहीं होगी। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू एडिशन अच्छी करने के बाद अगर उसका विश्वास है लोगों को, उसका अच्छा है, तो हमारा निर्यात किया जा सकता है। वरना हमारा निर्यात क्या, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो विदेश से निरस्त कर दिए गए, वापस कर दिए गए कि ये हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मिलावट थोड़ी थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जियो टैगिंग से हमारा जो जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे सर ने बताया, जो हमारे मानक होते हैं, हम एक लैब टेस्ट उसको जमा करते हैं, उसके जो मानक के अनुसार जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके अनुरूप ही हमें GI टैगिंग मिलता है। जब GI टैग मिल जाता है तो लोगों को उस पर भरोसा बढ़ जाता है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम बड़े आसानी से अपने जो उत्पाद हैं उनको निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी FPO के संगठन के माध्यम से निकाल लें, चाहे फार्मर्स एक काफी बड़े क्षेत्रफल पर अगर काम कर रहा है, उसके स्पेशल एक प्रोडक्ट है, उस पर भी वो विदेशों तक अपना निर्यात बड़े आसानी से कर लेता है जियो टैग के माध्यम से। जी, डॉक्टर कुशल जी ने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा की है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में भी GI टैग की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जिस तरीके से पहले के समय में देखा जाता था कि अगर कोई उत्पाद हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया जाता था, लेकिन GI टैग एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आप अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान दिला सकते हैं, न केवल देश के एक स्तर पर। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। DD किसान, बदलते भारत की शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर सेंगर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सेंगर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी मौजूदा हालात के अंदर आपने बताया कि भारत में 600 कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिसको GI टैग मिल चुका है जी। अभी ऐसे कितने और उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिलना चाहिए? जैसे आपने इलाहाबादी अमरूद का जिक्र किया, और ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिल सकता है? अभी हमारे देश में यदि देखा जाए तो ये जो अधिनियम था 1999 में आया था और 2003 से GI टैगिंग की शुरुआत की गई थी जी। और दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला हमारा GI टैग मिला था जी। उसके उपरांत लगातार इसमें लोगों में जागरूकता आ रही है, इसकी तरफ लोग प्रयास करने शुरू हुए, संगठित होना शुरू हुए, और जो भी रिक्वायरमेंट थी GI टैगिंग के लिए वो संगठित होकर लोगों ने प्रारंभ किया। विगत 2-3 वर्षों से लोगों में जागरूकता ज़्यादा आई और उसके उपरांत इसमें एकदम अचानक बढ़ोतरी हुई है और 635 तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी कई उत्पाद ऐसे हैं, कई प्रदेशों में ऐसे उत्पाद हैं जिनकी GI टैगिंग ली जा सकती है,
क्योंकि वहाँ पर अभी अवेयरनेस की कमी है, किसानों को पता नहीं है, वो संगठित नहीं है कि वो अपने उत्पाद की जियो टैगिंग ले सकते हैं। देखा जाए तो हम यदि ऑर्गेनिक या प्राकृतिक तरीके से कई उत्पाद ऐसे हैं जिनकी नेचुरल तरीके से खेती कर रहे हैं, यदि उन उत्पादों को उसकी कोई विशेषता है, गुणवत्ता है, उनको देखा जाए। और इसमें ये नहीं कि संगठन ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए सरकारी जो ऑफिसेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो संस्थान हैं, भारत सरकार के संस्थान हैं, वो भी यदि उनको कोई दिखाई पड़ता है कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसा उत्पाद है जिसकी जियो टैगिंग लेना अति आवश्यक है, तो वो भी उसको एक संगठित होकर संगठन बना के और उस उत्पाद का जियो टैगिंग कराएंगे, तो निश्चित रूप से जो उत्पाद होगा उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होगी, उनका मार्केटिंग अच्छी होगी। अभी एक बात आई थी कि ये जियो टैगिंग कितने साल तक वैलिड रहती है, तो ये 10 साल तक वैलिड रहती है। 10 साल बाद कुछ किसान भाई ये सोचने लगते हैं कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। आपको एक प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से फिर से गुजरना है। जैसे ही आपको लगे कि आपका 10 साल हो गए हैं जियो टैगिंग को कंप्लीट किए हुए, तो उसके 1-2 महीने पहले से ही प्रयास करना शुरू कर दें, जिससे आपको आगे के लिए इसका एक्सटेंशन मिल जाए। सरकार जहां पर गुणवत्ता को मेंटेन किया जाता है, जहां पर जो उत्पाद हैं उनकी पहचान ऑलरेडी बन चुकी है, जो पैरामीटर हैं सरकारी पैरामीटर जिनका वो अनुपालन करते हैं, तो उसको निश्चित रूप से आगे के लिए 10 साल के लिए जियो टैगिंग को बढ़ा दिया जाता है। जी सिंगर जी, इसमें आपने कहा कि 10 साल के बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जी, क्या कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं जिनका 10 साल पूरा हो चुका है, लेकिन किसान सोचते हैं या किसान भाई या ऐसा कोई संगठन ऐसा सोचने लग जाता है कि ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो हम दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, या फिर उस जीआई टैग की कंटिन्यूएशन को, रजिस्ट्रेशन को छोड़ दिया जाता है, 10 साल के बाद दोबारा नहीं करवाते हैं? अभी तक मेरी नॉलेज में इस तरह का कोई संगठन नहीं आया है। ज़्यादातर जीआई टैगिंग जिन लोगों ने ली है वो संगठित होकर आगे बढ़े हैं, कंपनियां बना ली हैं और अपने उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ख्याति प्राप्त हुई है, उसका निर्यात बढ़ा है, तो उनकी इनकम बढ़ जाती है। तो वो कोशिश करते हैं कि उस संगठन को, उस जीआई टैग को आगे बढ़ाते रहें, जिससे उनकी इनकम में इजाफा ही हुआ है। और अभी तक मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई संगठन है जिसने जीआई टैग प्राप्त करने के बाद अब जीआई टैग को ड्रॉप कर दिया हो। जी, डॉक्टर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, मखाने के बारे में आप विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आपने बताया कि आप अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी इसमें की जा सकती है, लेकिन साथ ही इसमें मैं जानना चाहता हूँ क्या इसमें कई प्रजातियाँ भी हैं जो डेवलप की गई हैं, और जिन क्षेत्रों में जैसे पानी में उगाया जाता है, जिन क्षेत्रों में व्यवस्था जल संरक्षण की उतनी नहीं है या जल सिंचाई की व्यवस्था उतनी नहीं है, क्या उन क्षेत्रों में भी इस तरीके की व्यवस्था कर मखाने की खेती की जा सकती है, और क्या प्रजातियाँ इसमें हैं? देखिए, प्रजाति जैसे मैंने बताया जो हैं 2 विकसित की हैं। एक तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर ने है, साबौर मखाना 1 जी, और हमारा रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा जो आईसीआर का एक रीजनल स्टेशन है, वो उसने स्वर्ण वैदई डेवलप की थी। और इन वैरायटियों का बीज किसान भाई ले सकते हैं और अपने क्षेत्र में उगा सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट की जो रिक्वायरमेंट है, जो जलवायु ज़रूरत है मखाना के लिए, उसमें टेम्परेचर 20 से 35 या 40 डिग्री तक का होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 50 से 60 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो और बारिश भी जो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन पानी के बगैर मखाना की खेती असंभव है जी। कम से कम अगर जो भी किसान भाई चाहे नॉर्थ इंडिया में उगाना चाहता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ये क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी शूट करती हैं और उसके पास पानी की सुविधा है, तो वो मखाना लगा सकता है जी। लेकिन मखाना की सीडलिंग डालने से पहले, बीज डालने से पहले, नर्सरी तैयार करने से पहले उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो हमेशा कम से कम 1 फीट पानी का अपना अरेंजमेंट उसके पास होना चाहिए। चाहे वो ट्यूबवेल से दे, चाहे नहर से दे, कोई भी सोर्स उसका हो, लेकिन 1 फीट पानी की आवश्यकता मखाना की खेती के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जब पानी, देखिए पानी के वजह से ही मखाना की खेती होती है। मखाना की एक्वेटिक क्रॉप है, इसको एक्वेटिक क्रॉप बोलते हैं। और 1 फीट पानी खेतों में 1 फुट पानी अगर कोई तालाब में करना चाहता है तो उसमें 8-9 फीट पानी चाहिए होती है। हाँ, तालाब में फ़र्क ये है
कि उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन किसान तालाब में अगर मखाने की खेती करता है तो उसमें मछली ले सकता है। उसमें मछली राहू, कतला, मिरिंगल 3 प्रकार की मछली होती हैं। जो है राहू और मिरिंगल जो है वो बॉटम पे रहती हैं और कतला जो है अपर पोर्शन में रहती है तालाब के। तो ये तीनों प्रकार की मछली का भी वो ले सकता है। मछली काफ़ी उत्पादन होता है, मछली काफ़ी महंगी बिकती है। तो किसान भाई जो तालाब में मखाना करते हैं वो मछली का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन खेत में क्योंकि फसल 5 महीने की है, 4 महीने की है, तो उसमें मछली का कोई ज़्यादा सहायक नहीं रहेगा किसान की आय बढ़ाने में। तो इस तरीके से कर सकते हैं, वैरायटी हैं उनका बीज ले सकते हैं और वो किसान उसको मखाना की खेती कर सकते हैं। जी, डॉक्टर सेंगर जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर सेंगर जी, आप यहाँ जीआई टैग के बारे में जब जानकारी ले रहे हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो उत्पाद को जीआई टैग मिल गया है, जीआई टैग मिलने से पहले जिस मूल्य पर वो उत्पाद को बेचा जा रहा था, क्या जीआई टैग मिलने के बाद उस उत्पादों के मूल्यों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है? क्या ये मूल्य देश में बढ़ते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पे बढ़ा के बेचे जाते हैं? और कितना बढ़ा सकते हैं इन मूल्यों को, अगर बढ़ाने की इसमें प्रक्रिया है तो? जीआई टैग जब प्राप्त होता है, पहले तो किसान कोशिश करते हैं कि देश के अंदर जो उनका रेट रहा है उसी रेट पर बेचे। लेकिन जब उसकी पैकेजिंग में और जब लोगो लग जाता है तो उस पर उसके खर्चे बढ़ जाते हैं जी किसान भाइयों के। पहले तो वो ओपन मार्केट में बेचते हैं, मंडियों में ले जाके बेचते हैं। जब उनको जीआई टैग प्राप्त हो जाता है तो वो एक संगठन होता है, संगठित होके जब करते हैं तो उसकी पैकेजिंग में थोड़ा सा खर्चा आ जाता है, इसलिए जो संगठन है वो उसके रेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं जी। लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर इसकी कीमत काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है, क्योंकि लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये जीआई टैग मटेरियल है, या भारत सरकार द्वारा जो गुणवत्ता इसकी चेक कर दी गई है उसके बाद इसको जीआई टैग दिया गया है, इसलिए वो बेहिचक उन उत्पादों को खरीद लेते हैं जी। तो जीआई टैग मिलने से लोगों में एक इस तरह की भावना पैदा होती है कि ये उत्पाद जो है हमको प्राप्त हो रहा है, ये बहुत अच्छा उत्पाद होगा। तो इसलिए जब वो खुले मार्केट में अभी तक सामान बेचते थे उसकी कीमत उनको इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही उसके पास लोगो प्राप्त होता है, उसकी पैकेजिंग अच्छी होती है और मार्केटिंग की टीम तैयार हो जाती है तो निश्चित रूप से उसको अधिक पैसा प्राप्त होता है और इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है, वहाँ पर खुशहाली आती है और किसान संगठित होकर या जीआई टैग लेकर यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनका संगठन आगे बढ़ेगा। जी, साथ ही इसमें ये भी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि उत्पादन क्षमता का भी असर पड़ता है इनके भावों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर और देश के बाजार पर। जैसे मान लीजिए जीआई टैग इलाहाबादी अमरूद को मिला हुआ है या कश्मीरी शॉल को मिला हुआ है, मान लीजिए उत्पादन क्षमता इस बार अच्छी नहीं हुई या किसी वजह से फसल खराब हो गई और उनके संगठन के पास वो उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या देश भर में जीआई टैग मिलने के बाद सप्लाई करने के लिए व्यवस्था उतनी नहीं है या उतना उत्पाद नहीं है, तो क्या इस दौरान भी मूल्यों में घटत और बढ़त का रुख देखने को मिलता रहता है? बिल्कुल, ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डिमांड और सप्लाई पर रेट डिपेंड करते हैं। यदि हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाएंगे जी। और यदि हमारे पास उत्पाद ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो रेट घट भी सकते हैं जी। लेकिन जब भी देखा गया है कि जीआई टैग जब किसी भी चीज़ को प्राप्त होता है तो वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में किसानों में एक अवेयरनेस आती है और किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में उस चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं। पहले वो कृषि विविधीकरण के कारण तरह तरह के उत्पाद लेते थे, उनको बेचते थे, लेकिन जब उनको ये सुनिश्चित हो जाता है कि जीआई टैग के कारण हमारा उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएगा और इसकी आय भी अच्छी प्राप्त हो रही है तो उस क्षेत्र में खुशहाली आती है और वो क्षेत्रफल उस प्रोडक्ट के कारण काफ़ी तेज़ी से फैलता है। जब फैलता है तो उत्पाद भी अच्छा प्राप्त होता है और उसकी एक्सपोर्ट भी आसानी से बड़े स्तर पर किया जा सकता है। जी, तो जीआई टैग को लेकर आज महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कार्यक्रम विचार विमर्श के माध्यम से आपके तक पहुंचाने की कोशिश की गई और कुल मिलाकर जो बात अंत में समझ में आई वो जीआई टैग का मतलब अगर देखा जाए तो ये है कि भारत के नक्शे में जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, अपने राज्य में और अपने क्षेत्र में जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन क्षेत्रों को एक अलग पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग की व्यवस्था लाई गई है और जो किसान हैं या फिर कोई संगठन है जो जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं आज अच्छी खासी आमदनी अपने उत्पाद से बना रहे हैं, चाहे वो खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़े हो, चाहे हस्तशिल्प के से जुड़े हों, चाहे वो पेंटिंग से जुड़े हों, ऐसे तमाम उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है और धीरे धीरे आने वाले समय में हम देखेंगे कि जीआई टैग के उत्पादों में और भी बढ़ोतरी होगी और किसान हमारे देश का प्रगतिशील समृद्धिशील भी बनेगा।
आप खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सेंगर जी, कीमती समय निकालकर आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुशल जी, आपने भी जो कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, तमाम जानकारियाँ आपने साझा की, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप अपने कोई विचार साझा करना चाहते हैं जिससे कि हमारा ये प्रोग्राम और बेहतर हो सके और बेहतर जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सकें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके सुझाव हमें अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आज के विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।